सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग आ चुके हैं अपने नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का खंड ख, जिसका नाम रहेगा कृषि। क्या नाम रहेगा? और कृषि के बारे में इस क्लास में हम लोग जो जो ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या क्या रहेगा बोर्ड एग्जाम में हम लोग का ऑब्जेक्टिव में इस पूरे चैप्टर से, उसके बारे में हम आज के क्लास में समझेंगे और इसको अच्छे से समझ लेंगे और बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर से ऑब्जेक्टिव आएगा इससे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है कृषि। क्या नाम है? जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों का, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल, खरीफ का मतलब क्या होता है? वैसा फसल जो बरसात में चालू हो, यानी बाढ़ के समय अच्छा से उपजे और उसको ठंडी आते आते हम लोग काट लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल। तो ऐसा कौन सा फसल है जो ठंडी के मौसम में काटा जाता है, ना कि लगाया जाता है? चावल। कौन सा? देखता होगा कि अभी के समय में सरसों, गेहूं, मटर अभी के समय में लग रहा है। मटर चूंकि सब्जी में आता है, इसलिए इसकी जो पैदावार है 1 से 1.5 महीना के अंदर में लगना चालू हो जाता है और 1 से 2 महीना में ही फल फूल होके फल देने लगता है। होता है कि नहीं होता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? चावल। क्या हो जाएगा? उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? कौन? रबी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है और रबी कहने का मतलब है वैसा फसल जो पूरा भीषण गर्मी में काटा जाता है, यानी जो गर्मी के मौसम में काटा जाए और ठंडी के मौसम में लगाया जाए, उसको हम लोग कौन सी फसल कहते हैं? कौन सी फसल? रबी फसल। तो रबी फसल इसमें से कौन है? धान, गेहूं। गेहूं क्यों? क्योंकि गेहूं अभी के समय में बोया जा रहा है, मार्च अप्रैल में जाके हम लोग काटेंगे। तो मार्च अप्रैल में गर्मी रहता है, ठंडी, बहुत ज्यादा बर्फ गिरते रहता है। बर्फ नहीं गिरता है, वर्षा पड़ता है, गर्मी पड़ता है। तो गर्मी कब पड़ता है? तो अप्रैल महीना में, और अप्रैल महीना में हम लोग का करता है गेहूं। तो गेहूं क्या हो जाए हम लोग का? रबी फसल। क्या हो जाएगा? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? राज्य पूछ रहा है। राज्य के मामले में हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य आता है वन के मामले में मध्य प्रदेश। कौन? हम लोग का बिहार की बात किया जाए तो बिहार में मात्र 7% भूभाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। और वनों के मामले में हम लोग भिखमंगे हैं, यानी गरीब हैं। हम लोग के यहाँ वन है नहीं। वन के नाम पर हम लोग के यहाँ खेत खलियान है और खेत खलियान में हम लोग का यहाँ पर खेती बाड़ी होता है, लेकिन वन ज्यादा फैला नहीं। इसके बाद जाके हम लोग का चालू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट के उत्पादन में कौन राज्य सबसे आगे है? जूट वहीं पर होगा जहां पर सबसे ज्यादा पानी उपलब्ध रहेगा। सबसे ज्यादा पानी हम लोग का बंगाल राज्य में पड़ता है और बंगाल में हुगली नदी के किनारे पूरा एक सेक्शन बटा हुआ है। नदी के किनारे एक पट्टीनुमा बना हुआ है औद्योगिक केंद्र, जिसको हम लोग स्पेशली जूट के लिए बना है। किसके लिए बना है? जूट वहां पर आता है, जूट का खेती होकर वहां पर जूट का स्टॉक जमा होता है। उसको जमा करने के बाद उसको शुद्धिकरण किया जाता है, उसका अलग अलग प्रकार का सामान बनाया जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जूट का फैक्ट्री कहते हैं। तो जूट का फैक्ट्री सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। उसके बाद जाकर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गेहूं उत्पादन में कौन राज्य सबसे आगे है? गेहूं, गन्ना, इस सब चीज के मामले में उत्तर प्रदेश का नाम नंबर 1 पे आता है। सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन कहां होता है? सबसे ज्यादा चावल उत्पादन कहां होता है? पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा चावल, सबसे ज्यादा गेहूं, सबसे ज्यादा गन्ना, उत्तर प्रदेश। समझ में आ गया? चलो, सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य आ जाता है हम लोग का? उत्तर प्रदेश। फिर जाके चावल उत्पादन में कौन सा राज्य आता है? पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल? जहां पे पानी ज्यादा रहेगा वहीं ना चावल की खेती होगी। समझ में आ गया? चावल की खेती में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है और जब पानी की जरूरत होती है तो ऑटोमेटिक है वहां पर पानी ज्यादा है तो खेती अच्छा होता होगा। और खेती में भी एक से एक वैरायटी का वहां चावल मिलता है और वहां का प्रमुख भोजन भी क्या है? मछली चावल। कौन चावल? हाँ, समुद्री इलाका में है, पानी हेबे किया, मछली मिलिए जाता, बैठ के मछली नमक मिला के चावल के साथ खाता।
और बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन है? यानी ऐसा कौन सा फसल है जो कि शीत माने ठंडी के समय में लगाया जाता है? तो लगाया जाता है गेहूं। कौन चीज कि मरवा? मरवा का एगो परबोन होता है जी, मरवा का रोटी हम लोग खाते हैं, जिसको हम लोग जितिया कहते हैं, जितिया में हम लोग खाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन? गेहूं। गेहूं को ठंडी के समय में हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा, इनमें से कौन राज्य चाय के प्रमुख उत्पादक है? चाय के मामले में सबसे ज्यादा आगे कौन सा राज्य आता है? असम। कौन सा राज्य? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हम लोग का, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा जो होता है सबसे ज्यादा होता है बेंगलोर में। बेंगलोर यानी कर्नाटक राज्य में। किसमें? कर्नाटक राज्य में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। उसके बाद कहता है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कपास की खेती। देखो महाराष्ट्र का जो इलाका पड़ता है वहां पर लौह अयस्क ज्यादा पाया जाता है। लौह अयस्क के साथ साथ खूब वर्षा होता है। क्या होता है? जब वर्षा भी खूब हो उसके साथ साथ लोहा भी पड़े, तो लोहा में जब पानी ज्यादा हो जाता है तो जंग धीरे धीरे काला हो जाता है। क्या हो जाता है? और इसीलिए वहां पर लोहा है, पानी पड़ा, पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद वह लोहा क्या बन गया? काला हो गया। और वही काला के कारण वहां की जो मिट्टी होती है काली मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है? और काली मिट्टी में पानी को अवशोषण करने की क्षमता सबसे ज्यादा, और जब सबसे ज्यादा होता है और उत्सर्जन करने की क्षमता सबसे कम होती है, जिसके कारण वो अपने अंदर में ज्यादा समय तक पानी को एब्जॉर्ब रख सकती है, जिसके वजह से वहां पर कपास की खेती सबसे ज्यादा अच्छी होती है। कपास की खेती सबसे ज्यादा अच्छी होती है। अगर इसके बाद बोला जाए कि सर जी लौह अयस्क वाला जो मिट्टी है अगर उसमें कम वर्षा पड़ेगा तब कौन सी मिट्टी बनेगी? ज्यादा वर्षा पड़ा तो काला हो जाएगा, कम वर्षा पड़ा तो वो लाल लगेगा, यानी लेटेराइड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? लेटेराइड या पीली या लाल मिट्टी के तरह हम लोग को उसको देखने। जैसे लोहा में हल्का पानी मार दो तो धीरे धीरे उसके सामने पीलापन आ जाता है, और उसको ज्यादा पानी मारते रहो मारते रहो मारते रहो तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे वो काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो ज्यादा पानी पड़े तो काली मिट्टी, और कम पानी पड़े तो लाल या पीली मिट्टी, या फिर तुम लोग का लेटेराइट मिट्टी। समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध? अभी तुम लोग को जस्ट बताए भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन किसके साथ होता है? उत्तर प्रदेश। मूंगफली के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य हम लोग का क्या आता है? गुजरात आता है। क्या आता है? गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली मिलता है और मूंगफली का तेल निकलता है। किसका तेल निकलता है? अब बॉडी बिल्डर और सब देखते हैं आजकल के समय में, वह मूंगफली को छिला छिला के क्या करता है? उसका दूध बना के पी रहा है। उसका समझ में आ रहा है? तो मूंगफली हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करता है महाराष्ट्र। कौन करता है? भारत को दो भागों में बांटा गया है। निचला जो इलाका होता है वो हम लोग का दक्षिण भारत होता है, और ऊपर का जो इलाका होता है वो उत्तर भारत होता है। बात किया जाए कि भाई कहां से चालू होता है दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत का जो इलाका चालू होता है वह महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तुम लोग का तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, इन राज्यों की सीमा से नीचे चालू होता है और उसके ऊपर हो जाता है उत्तर भारत। एक होता है पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर जो भारत होता है, भारत के 7 सिस्टर्स प्लस 1 ब्रदर, यानी सिक्किम और सिक्किम के अलावा जो 7 सिस्टर्स का स्टेट आता है उसको कहते हैं हम लोग पूर्वोत्तर भारत। क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर भारत, यानी पूर्व के साथ साथ वो उत्तरी इलाके में पड़ता है, इसीलिए। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन हम लोग का हो गया महाराष्ट्र में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है? लगभग अगर बात किया जाए तो भारत का 60% आदमी किससे जुड़ा हुआ है? कृषि से। अगर बात किया जाए कितना आबादी का कितना भाग, तो 2/3 भाग। कितना बटा 3 भाग? 2/3, यानी 33 तिया 66, 33 तिया 99, यानी लगभग 100% पूर्व जाता है। 33 का अगर भाग दिया जाए तो दुगना, यानी 33 दूनी 66, 60 से 66% आदमी क्या रहता है हम लोग का? खेती कार्यों पर निर्भर है। खेती कार्यों पर निर्भर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है?
ऐसा कौन सा कारण है जो कि कृषि कार्य पर प्रभाव नहीं डालता? खेती करने के लिए नमी की जरूरत होती है, तापमान की जरूरत होती है, मिट्टी की जरूरत होती है। अगर ये तीनों नहीं रहेगा तो कुछ न कुछ खेती में जरूर हो जाए, लेकिन जनसंख्या का इसमें कोई भी रोल नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या। क्या हो जाएगा? जनसंख्या। उसके बाद कहता है पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए? पौधे के अंकुरण माने उसको फूलने के बाद उससे बीज निकलना चाहिए, उसके लिए सबसे कम अगर तापमान चाहिए तो 6 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? और ठंडी के महीना में हम लोग गेहूं का फसल लगाते हैं। गेहूं के फसल जब लगाते हैं तो हम लोग का सूर्य का प्रकाश बहुत कम निकलता है। सूर्य का प्रकाश बहुत कम निकलता है कि नहीं निकलता? तो उस समय हम लोग का कम से कम अगर 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो उसमें से अंकुरन निकल जाएगा और नया पौधा का बीजारोपण हो जाएगा और नया पौधा हम लोग का निकल जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। रबर की खेती के किस राज्य में की जाती है? रबर की खेती सबसे ज्यादा हम लोग का केरल में होता है। किस में होता है? रबर का पौधा आता है, रबर के पौधा में चीरा लगाकर जिस तरह हम लोग तारी, खजूर का रस वगैरह पेड़ से निकालते हैं, उसी तरह रबर का भी पेड़ में उसका चीरा लगा के उसको कट मार के हम लोग एक जार में, एक बर्तन में, एक बड़ा बड़ा गैलन में जमा करते हैं उसका रस। फिर उसको जाके केमिकल मिला उला के उससे नया नया चीज बनाते हैं। रबर का जो चीज बने, टायर वगैरह बनता है, ट्रक वगैरह का, उसी से बनता है। रबर की खेती के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूम। क्या? स्थानांतरित यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कृषि किया जाता है उसको पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? झूम। क्या होता है? एक बार झूम के उधर, एक बार झूम के उधर, यानी एक बार वहां, दूसरा बार वहां, इसी तरह हम लोग अलग अलग जगह पे करते रहते हैं खेती, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? झूम कृषि। और झूम कृषि का ही दूसरा नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि। क्या नाम है? तो पूर्वोत्तर राज्यों में क्या होता है? झूम कृषि। कौन सी कृषि? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? झारखंड में स्थानीय कृषि को कुरुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरुआ। क्या कहा जाता है? कृषि को क्या कहा जाता है? जैसे हम लोग कहते हैं कि तुम लोग खेती कर ली कि नहीं कर ली, लेकिन झारखंड में कहता कुरुआ होले कि नहीं होले? कुरुआ। क्या कहा जाता है? कुरुआ। वहां पर स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? कुरुआ। उसी तरह पूर्वोत्तर के राज्यों में क्या कहते हैं? झूम कहते हैं। सोपानी कृषि उत्तराखंड में कहते हैं। तो इसी तरह झारखंड में इसका नाम पड़ता है कुरुआ खेती। कौन सी खेती? उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि का कितना हेक्टेयर यानी कितना प्रतिशत भूभाग पर हम लोग खेती करते हैं? तो इसका आंसर होगा 14 करोड़ हेक्टेयर। कितना करोड़ हेक्टेयर? कितना करोड़ हेक्टेयर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में उसमें कह रहा है पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है? कौन सी भूमि है? 84%। यानी कृषित नहीं होता है, यहाँ पे कृषित भूमि है। क्या कैसी भूमि है? कृषित। यानी कृषि लायक यहाँ की जो भूमि है कितना प्रतिशत है? लगभग 84%। यानी वहां पर सबसे ज्यादा क्या चीज होता है? खेती। क्या होता है? लेकिन पंजाब में इतना ज्यादा सिंचाई किया गया, इतना ज्यादा सिंचाई किया गया, उसका भूमि बंजर हो गया। क्या हो गया? जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अगर किसी भी के साथ होता है तो वह बैलेंस से डिसबैलेंस होकर बर्बाद हो जाता। जरूरत से ज्यादा अगर तुम लोग खाओगे तो पेट निकल जाएगा, जरूरत से ज्यादा तुम लोग घूमोगे तो घुमक्कर कहलाओगे, लफुआ कहलाओगे। कहलाओगे नहीं कहलाओगे? उसी तरह जरूरत से ज्यादा खेती में खाद डाल दो तो खेती बर्बाद, नस्ल बर्बाद, जितना भी पेड़ पौधा हो सब जल के खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जरूरत से ज्यादा पानी डाल दो तो पानी के कारण जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को सर्दी लग जाएगा और धीरे धीरे वो पेड़ क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, पत्ता उसका सूख जाएगा, उसका जड़ कमजोर हो जाएगा, मिट्टी से अवशोषण नहीं कर पाएगा। इसीलिए ज्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए। और पंजाब में यही हुआ, इतना न ज्यादा पानी दिया गया कि उसका पेड़ का जो जड़ है वो खत्म हो गया और पेड़ के साथ साथ उस मिट्टी में जितना भी गुण था वो सारा का सारा पानी में मिल गया। अब पानी में मिलने के बाद वो हवे मुड़ते चला गया और इससे क्या हो गया? वह भूमि बंजर हो गई। क्या हो गई? बंजर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल। खरीफ माने कौन सी फसल? जो बरसात या हम लोग का गर्मी के समय में लगाया जाए और ठंडी में काटा जाए, उसको हम लोग कहते हैं खरीफ फसल। अब देखो, बरसात में लगाएंगे तो खरीफ कहलाएगा, और गर्मी में लगाएंगे बरसात तक में काट ले तो उसको जायद कहेंगे। क्या कहेंगे?
कौन सी कहेंगे? चूंकि जायद जो होता है वो गर्मी के समय में होता है, इसलिए इसका एक और नाम हो जाता है गर्मा फसल। कौन सा फसल? गर्मा फसल। तो याद रखना, भारत में तीन गो प्रकार का फसल होता है, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ फसल लगता है बरसात में, कटता ठंडी में है, लगता ठंडी में है, कटता गर्मी में, उसको रबी कहते हैं। लगता गर्मी में है, कटता बरसात में है, तो उसको हम लोग जायद कहते हैं। क्या कहते हैं? तीनों फसल बता चुके हैं। आगे हम लोग कहते हैं निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल हो जाएगा हम लोग का गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं। गेहूं के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हम लोग कहते हैं निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? अब देखो, उसमें था खरीफ की फसल नहीं है, अब इसमें आगे हम लोग का रबी की फसल नहीं है। तो रबी का फसल देखो इसमें क्या होगा? गेहूं ठंडी में लगता है, चना ठंडी में लगता है, सरसों ठंडी में लगता है, मकई ठंडियों में लगता है, गर्मियों में लगता है, बरसातों में लगता है, ये तीनों में लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कभी लगता है तो ये बरसात के मौसम में लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें पानी की ज्यादा जरूरत होती है। समझ आ गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मकई। क्या हो जाएगा? मकई। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? धान का। किसका? धान का। धान में तुम लोग का अमनिया नाम सुनता होगा, देहाती भाषा में अमन वाला धान को अमनिया कहा जाता। उसके अलावा औस, बोरो, यह हम लोग का धान का एक प्रकार है, एक किस्म है, उसकी एक प्रजाति है जो कि चावल उससे बनता है। जैसे बासमती हो गया, बासमती भी एक प्रकार है। उसी तरह हम लोग का अमान, औस और बोरो, यह सारा का सारा हम लोग का आता है एक फसल में। लेकिन सुमन जो है वो हम लोग का धान की गिनती में नहीं आता है, यह एक दूसरे गिनती में आता है, दूसरे फसल के गिनती में आता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर में आ जाते हैं, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में? धान के मामले में धान माने चावल, धान माने और चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है भाई? सबसे ज्यादा होता है पश्चिम बंगाल में है। लेकिन सबसे ज्यादा तुम लोग का यहाँ पर गलत मारा है, इसका आंसर होगा हम लोग का बी। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। क्या होगा? जहाँ पे सबसे ज्यादा चावल उत्पादन होगा वहीं पर ना सबसे ज्यादा उसका खेती होगा और सबसे ज्यादा जमीन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? धान प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज्यादा है पंजाब में। किसमें? पंजाब में। समझ में आ गया? यानी 1 हेक्टेयर, चूंकि वहां पर हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति होने के कारण वहां पर उन्नत किस्म का बीज लगाया जाता है, जिसके कारण वहां का जो इलाका है सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कम क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन करता है। समझ में आ गया? ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? महाराष्ट्र में। बाजरा का उत्पादन सबसे ज्यादा हम लोग का, बाजरा का उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे पहला है? तो हम लोग का गुजरात आता है। समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तो होता था राजस्थान में, लेकिन राजस्थान का नाम नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। इनमें कौन निर्वाह कृषि की उपज नहीं है? निर्वाह कहने का मतलब होता है वैसा फसल जो हम लोग को जिंदगी जीने के लिए जरूरी नहीं है, जिंदगी जीने के लिए जरूरी नहीं है, यानी जिसको हम लोग साधारण मात्रा में खा सकते हैं उसको निर्वाह कृषि कहा जाता है। जिसको हमको उतना ज्यादा जरूरत नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि नहीं है। तो जैसे हम लोग का धान, चावल हम लोग रोज खाते हैं, तो चावल हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है, अंग है, इसको खाना ही पड़ेगा, ये तो होबे करेगा। गेहूं भी होगा, ज्वार और बाजरा भी होगा। जो बड़ा बड़ा इलाका होता है, सूखाग्रस्त इलाका होता है, वहां पे ज्वार बाजरा होता है। ज्वार बाजरा हम लोग राजस्थान में क्या होता है? हम लोग के यहाँ गेहूं होता है, और गेहूं के ही स्थान पर वहां पे बाजरा का उत्पादन होता है। समझ आ गया? बाजरा भी एक फसल है। हम लोग खेरी कहते हैं, लरकटिया कहते हैं, खेरी लरकटिया। अब मरुआ भी, मरुआ का ही दूसरा नाम है क्या? ज्वार बाजरा। उसके बाद इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना। गन्ना हम लोग नहीं खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग शौक से पीने जाता है गन्ना का जूस, लोग शौक से अथी करता है, चीनी खाता है, शक्कर खाता है, शौक से खाता है। ऐसे नहीं कि उसको नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। गन्ना अगर नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, चीनी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन आजकल का लोग मर जाता है। कैसे मर जाता है? चीनी में पड़ता है चाय में, और चाय तुम्हारे लिए जरूरी है। चाय नहीं पिएगा तो दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग नहीं चलेगा तुम लोग पैदल हो जाओ, और पैदल हो जाओ तो मर जाओ। इसलिए जरूरी क्या है हम लोग के लिए? लेकिन अभी भी हम लोग के लिए, जिंदगी के लिए जरूरी क्या नहीं है? गन्ना। क्या नहीं है? गन्ना।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता? स्थानांतरित कृषि में किस, स्थानांतरित माने एक जगह से दूसरे जगह। हम लोग मक्का का खेती एक जगह से दूसरा जगह कर सकते हैं, जौ का भी खेती एक जगह से दूसरा जगह कर सकते हैं, केला का भी खेती, लेकिन कपास का खेती नहीं हो सकता। कपास का खेती वहीं होगा जहां पर कपास वाला मिट्टी पाया जाता है, सब जगह नहीं हो सकता। लेकिन जहां पे कपासी मिट्टी होती है वहां पर मकई लग सकता है, यहां तक कि बंजर वाला इलाका में भी मकई लग सकता है। उसको खाली पानी दो, जौ को खाली पानी दो, उसके अलावा केला को खाली पानी दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है? पहला, तेलहन माने तेल, दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का उपयोग हम ही लोग करते हैं। लेकिन पाम ऑयल की बात किया जाए, यानी डलडा की बात किया जाए, तो डलडा में मलेशिया आता है। क्या आता? क्या आता है? सॉरी, मलेशिया कहते हैं, हाँ मलेशिया आता है। कौन आता है? मलेशिया। तो मलेशिया आता है पाम ऑयल के अंदर में। लेकिन हमारा भारत में सरसों तेल हो गया, सोयाबीन तेल हो गया, इस सारे तेल में हम लोग आगे आते हैं, क्योंकि हम लोग के भारतीय परंपराओं में उसका उपयोग होता है, इसीलिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, कहता मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका होगा गुजरात में। किसमें? गुजरात में। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है क्या? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल। केरल तटीय इलाका में पाया जाता है, और तटीय इलाका में पाए जाने के कारण वहां पर सबसे ज्यादा नारियल होता है, नहीं बेचता है नारियल। और दक्षिण भारत में हम लोग यहाँ पर कड़वा तेल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको सरसों का तेल कहते हैं, खाने में करते हैं। और इसका ठीक उल्टा हम लोग के यहाँ क्या है? सरसों का तेल खाने में और नारियल का तेल लगाने में उपयोग करते हैं। लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है, वहाँ पे नारियल का तेल लोग खाने में करता है और सरसों का तेल लोग लगाने में करते हैं। समझ में आ गया? हम लोग के यहाँ क्या होता है? उसका उल्टा होता है। समझ में आ गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या तुम लोग का? केरल हो जाएगा। सबसे ज्यादा नारियल कहाँ होता है? तो केरल में। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? ग्रीष्म में पर्याप्त वर्षा किस फसल के लिए? तो धान के लिए। अगर गर्मी में वर्षा पड़ जाए, अगर नहीं पड़े तो धान का फसल नहीं होगा। हम लोग का गर्मी में कौन कौन लगेगा? गर्मी में सबसे पहले देखा जाए तो गर्मी में लगेगा चना, धान, गेहूं, कपास। इस सब में कौन? कपास ठंडिये में लगता है, गेहूं ठंडिये में लगता है, चना ठंडिये में लगता है, धान यही ना गर्मी में लगता है। तो जो गर्मी में लगेगा उसके लिए जरूरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धान। पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन है। गेहूं के उत्पादन में सबसे ज्यादा आगे है भारत का कौन? पंजाब। अभी इससे पहले क्या बताए थे? अभी उत्तर प्रदेश बताए थे। देखो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा क्षेत्र में फैलल है, लेकिन एक पास कम जमीन के बावजूद वहां पर सब जगह होता। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है तुम लोग से प्रमुख उत्पादन के, यानी वहां पर सबसे ज्यादा कौन सा फसल उपजाया जाता है? सबसे ज्यादा फसल उपजाया जाता है गेहूं का। ये नहीं पूछा है भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। लेकिन इस राज्य में सबसे ज्यादा क्या उपजता है? गेहूं। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? मरुआ। किसका रोटी? रागी का ही दूसरा नाम है मरुआ। क्या नाम है? मरुआ जो है वह मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। किस अनाज के अंतर्गत आता है? मोटे अनाज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कहता है इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? दलहन चना का दाल, अरहर का दाल, मसूर के दाल, बाजरा का दाल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बाजरा। चाय किस प्रकार की कृषि में आता है? रोपण कृषि, निर्वाह कृषि, दुग्ध कृषि या रबी? दूधों वाला कृषि होता है? नहीं होता तो दूध नहीं होगा। रबी कृषि नहीं होगा। उसके बाद निर्वाह कृषि नहीं होगा। चाय लोग शौक के पीता है, जीवन जीने के लिए नहीं पीता। रोपण कृषि, रोपण मैंने रोपता है, तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोपण कृषि। इसको एक बार रोप दिया जाता है, फिर उससे पत्ता निकलते जाता है, उसको तोड़ तोड़ के हम लोग चाय बनाते जाते हैं। यानी चाय क्या बनाते हैं? चाय क्या बनाते हैं? चाय। चाय की पत्ती का उपयोग करके हम लोग चाय बनाते हैं, ठीक। लेकिन चाय का जो पेड़ होता है उसका पत्ती तोड़कर, उसको सुखाकर, उसको कतर कर हम लोग वापस से पन्नी पैकेट में बंद करके बेच देते हैं। समझ में आ गया? कहता अरेबिका और रोबस्टा किस फसल का है? कहवा का। किसका? कहवा को हम लोग कॉफी कहते हैं। क्या कहते हैं?
आजकल के समय में कॉफियों ऐसा ऐसा जगह से निकलने लगा है। एगो रकून टाइप में कुछ आता है, समझ में आ गया? रकून टाइप में एगो जानवर आता है रकून के तरह, उसको खूब खिलाया जाता है। क्या चीज खिलाया जाता है? कहवा का बिच्चा। किसका बिच्चा? कहवा माने कॉफी के बिच्चा खिलाया जाता है। इतना खिलाता है कि पेट बेचारा का झड़े लगता है। पेट क्या होने लगता है? और जब झड़े लगता है तो उसके पीछे से निकलता है, और फिर उस पीछे से निकल कर को क्या करते हैं, उसको धो साफ करके, उसको गरम करके, भूंज करके, फिर उसको पाउडर बना के लोग को दिया जाता है, और लोग उसको महंगा दाम में खरीद के पीता है। समझ में आ गया? थाईलैंड में जाओगे तो थाईलैंड में हाथी को खिलाया जाता है, और हाथी के लिद्दी दनी, गोबर दनी निकलता है, फिर उसको ऐसे ऐसे साफ करके उसमें से निकाल के खाया जाता है। समझ में आ गया? ऐसा इसलिए किया जाता है कि उसके अंदर का जो गुण होता है उसको वो मचोड़ के खत्म कर देता है। उसका जो खराब चीज है ना, हाथी के शरीर में गया, उसको पाचन के कारण, उसको नहीं पचा पाने के कारण, उसका जो मेन जो उसका स्ट्रक्चर था उसको बिगाड़ देता है, जिसके कारण जो होता है उसका जो मौलिक गुण है वो बचल रहता है, बाद में का गुण खत्म हो जाता है, कीटाणु वाला। और जब निकलता है तो उसको साफ करके हम लोग खाते हैं। पुराने समय में जो देहात के आदमी हैं उन लोग अपने पापा मम्मी से पूछ सकता है कि हम लोग के पापा मम्मी जो थे वह क्या करते थे। तुम लोग को बताया जाता होगा कि पापा मम्मी मतलब कि जो पहले के समय में बैल से सारा चीज का खेती का काम होता था। किसका काम होता था? खेती। तो बैल को क्या किया जाता था? वही वाला चना आदि गेहूं का धुनाई हो रहा है तो वही चीज उसको खिला दिया जाता था। खाते खाते वो पेड़ पूरा खा के पहलवान हो गया। जो नहीं खाता था वो निकाल देता था गोबर के माध्यम, और गोबर को जमा करके उसको धो करके उसमें से निकलल का जो गेहूं छनल का होता था उसको भूंज करके भूंजा खाया जाता था। नहीं विश्वास है तुम लोग अपने दादा दादी से पूछ सकते हो, वो बता सकते हैं कि गाय के गोबर में जो पाया जाता था उसको हम लोग खाते थे। समझ में आ गया? और बहुत ही स्वादिष्ट लगता था, मुझ करता था। समझ में आ गया? हम लोग गांव के आदमी है तो गांव के आदमी में तो होबे करता है। बाद में कि आप लोग शहरी आदमी है, शहरी आदमी में नहीं होता है, हम तो ठहरे गांव के आदमी। चलो, अरेबिका और रोबस्टा किस प्रकार की फसल होगी? कहवा की। असम में चाय के कितने बागान है? लगभग 750। कितना? 750। गाना निकलता है 550। ले 500। कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम का होता है? 170 किलो का एक गांठ होता है जूट की खेती में। किसकी खेती में? कपास की खेती में। दुन्नू रेशेदार फसल है। जूट, कपास, सोन, ये तीनों का तीनों कौन सी फसल है? रेशेदार फसल है। कौन सी फसल है? इसमें रेशा होता है। क्या होता है? उसी तरह हम लोग का रेशा में एक और फसल आता है जिसको कहते हैं रेशम कीट पालन। कौन पालन? ये रेशमी जुल्फे, मतलब रेशम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? जूट माने वही बताए थे अभी तुम लोग को। देखता होगा कि बड़का एगो बोरा रहता है, लोग उसको ठेठी भाषा में बोलता है सुतिया बोरा, लेकिन वो सुतिया बोरा नहीं है, वो जूट का बोरा है। सूती जो होता है वो मुलायम रहता है, और सूती लोग कपड़ा पहनता है, ना कि सूती बोरा होता है। सूती बोरा नहीं होता, या तो वो जूट का बोरा रहता है, नहीं तो वो सोन का बोरा रहता है। समझ में आ गया? पौन शिखर के देखता होगा वो कौन सी का बोरा रहता, झोला रहता, वो रहता है जूट का झोला रहता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल को। कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? कपास के लिए कम से कम रहना चाहिए 210 दिन। पाला माने क्या होता है? ज्यादा पानी ओकरा अंदर नहीं रहना चाहिए। 365 दिन में से 210 दिन उसके लिए पाला रहित रहना चाहिए, पानी ज्यादा उसमें नहीं रहना चाहिए। खाली वर्षा पड़े, वर्षा का पानी अवशोषित करे, उतने उसे पूरा साल भर खेती करे, उसी को हम लोग कहते हैं पाला रहित। समझ में आ गया? तो कम से कम 210 दिन। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में सबसे ज्यादा आगे? तंबाकू। इसीलिए इतिहास में तुम लोग को बताया गया था कि तारी विरोध आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? तंबाकू उत्पादन में सबसे ज्यादा आगे है हम लोग का कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तार के गाछ बहुत है, तार के गाछ के तारी खूब निकलता है, इसीलिए वहाँ का लोग पी के टुन रहता है। समझ में आ गया? ज्यादा टुन रहता है तो क्या होता है?
इसी के विरोध में महिलाओं ने सबसे पहला विरोध प्रदर्शन किया था और दांडी यात्रा में सम्मिलित हुआ था। समझ में आ गया? तो इतिहास का भी इसमें लिंक जोड़ दिए। तो हम लोग का मेन यहाँ पे क्या चल रहा है? ज्योग्राफी चल रहा है। तो आंध्र प्रदेश में किसके लिए आगे है? तंबाकू। तंबाकू के अलावा वहाँ मुर्गा का फार्म बहुत है, खाली दारुए पिएगा, साथ ही साथ चखनों रहना चाहिए, तो चखनों की व्यवस्था रख ले रहता, इसलिए अंडा वहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इसलिए आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में सबसे ज्यादा खैनी, कौन सी? सुरती होता है कि नहीं होता है? सबसे ज्यादा सुरती जिसको कहते हैं, गाना भी नहीं निकलता है भोजपुरी में, सैया ते भुलाए गेले सुरती में, नहीं आता है? बिल्कुल वही चीज है। सबसे ज्यादा हमारे बिहार में सुरती कहाँ आता है? समस्तीपुर में। किसमें? समस्तीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? सिल्क माने रेशम, सिल्क माने एगो सिल्क चॉकलेट भी आता है कैडबरी डेयरी मिल्क के, 14 फरवरी को बहुत बिकता है। समझ में आ गया? लेकिन हम लोग को बेचना थोड़े है। हाँ, हम लोग गांव के आदमी हैं, मकई बेच के दे देंगे। नहीं कौन सी गन्ना, ना गाना नहीं निकलल है, चुम्मा ले भाई 1 लाख में। हाँ बिल्कुल वही है। इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? सिल्क का किस्म कौन है? मूंगा, मलबरी, केसर या ईरी? तो केसर। क्या है? केसर। समझ में आ गया? एगो तसर होता है जो कि समस्तीपुर मुजफ्फरपुर के इलाका में कालीन बनाने के काम में आता है। क्या बनाने के काम में आता है? कालीन। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य, दोबारा रिपीट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र। क्या होगा? गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में स्थित है? कोयम्बटूर में। किसमें? कोयम्बटूर कहाँ पे है भाई? तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। तो कोयम्बटूर क्या होगा हम लोग का? गन्ना उत्पादन के लिए वहां पर अनुसंधान केंद्र है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ स्थापित? वो तो था भारत में गन्ना का अनुसंधान किस शहर में है? ये 4 गो शहर है, एकरा में कौन है? लेकिन भारत में केंद्रीय अनुसंधान कहाँ है? तो इसका आंसर होगा लखनऊ। और भारत में सबसे बड़ा किसान सभा का गठन बिहार के सोनपुर में हुआ, और किसान सभा का गठन अगर कहीं किया गया तो लखनऊ में किया गया। आयोजन हुआ था वहां पर, लेकिन सबको संगठित करके संगठन बना था लखनऊ में। ये इतिहास का चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद, उसमें आता है क्वेश्चन ये कि भारत में किसान सभा का गठन कहाँ किया गया? तो किसान सभा का लखनऊ में। किसान सभा कहाँ आयोजित हुई थी? बिहार के सोनपुर में। बिहार के सोनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। सस्य गहनता, सस्य माने बहुत कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा। लगता है कुछ गड़बड़ी आ रहा है। चलिए आ गया। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सस्य गहनता को सिंचाई, यंत्रीकरण, कीटनाशक या जनसंख्या। सस्य का मतलब होता है कम क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन करना। कम क्षेत्र में, शहरी इलाका में जमीन कम होता है लेकिन लोग ज्यादा रहता है, इसलिए कम में जगह पर बहुत अलग अलग किस्म का खेती करता है। कम एक एरिया में चावल लगा दिया, चावल नहीं लगाता, वहाँ पर अमूमन सब्जी और फल लगाया जाता है। वो बहुत ज़्यादा बिकता है, महंगा दाम में बिकता है और महंगा महंगा किस्म का खेती किया जाता है। तो सिंचाई होगा, यंत्रीकरण होगा, कीटनाशक वहाँ पर दवाई डाला जाएगा, लेकिन जनसंख्या पर निर्भर नहीं होता। तो सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कौन से कारक नहीं है? जनसंख्या। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? खरीफ फसल। अभी बताए थे ना, खरीफ फसल। कौन सा फसल? खरीफ फसल। गर्मी में लगे तो गर्मा, वर्षा में लगे तो खरीफ, ठंडी में लगे तो रबी। समझ में आ गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरीफ फसल। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है? गेहूं। पंजाब में डॉक्टर एस स्वामीनाथन के द्वारा
पंजाब में 70 के दशक में एक क्रांति हुई जिसको हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। उस क्रांति में 10 वर्षों तक गेहूं के उन्नत बीजों पर काम किया गया, जो शुरुआत के समय में 1.5 से 2 गुना फसल का उत्पादन हुआ। पहले के समय में अगर एक कट्ठा में 3 मन या 4 मन होता था, वही बढ़ के हम लोग का बहुत ज़्यादा हरित क्रांति होने के कारण 4 का 1.5 गुना हो जाता है, 6 मन का कट्ठा, यानी 6 मन का कट्ठा होने लगा। और 1 मन में 40 किलो होता है, 1 मन में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दाल किसका मुख्य स्रोत है? प्रोटीन का। किसका? लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोटीन मुर्गा के कलेजी में मिलता है। मुर्गा कलेजी होता है? कलेजी होता है मुर्गा का? ऐसे लोग बकरा का कलेजी खाता है, मुर्गा कलेजी नहीं खाता, मुर्गा का लेग पीस खाता। नया साल आ रहा है, कल्ले है, कल्ले है, परसों है, परसों मुर्गा को फ्राई किया जाएगा, उसका अंग पृथक करके उसके टांग को फाड़ दिया जाएगा और हमारे मुखर बिंदु के द्वारा चबा चबा कर उसको हमारे पेट में डाला जाएगा और उसको इस दुनिया से मुक्त करके एक नई दुनिया में भेज दिया जाएगा। समझ में आ गया? जिस तरह से हम लोग एक नए साल में प्रवेश करेंगे, उसी तरह वह भी क्या करेगा? नए दुनिया में प्रवेश करेगा। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट। बिहार में दारू बंद है, लेकिन दारू बंद है, तारी बंद नहीं है। अब बाद में कि दारू मिलता है चोरी चकारी। तो विद्यार्थी लोग से अनुरोध है कि दारू तारी ना पिए, खूब मात्रा में दाल खाए। क्या खाए? दाल खाए। दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? अनानास, अनरसा जकरा कहता है। अनानास होता है ना पियरका, पियरका स्टेशन पे 10 रुपया में कट मार के मिलता, उसके साइड साइड में काटा काटा भोकल भोकल फोड़ा फुंसी लगल रहता। होता है कि नहीं होता? तो सबसे ज्यादा अनानास उत्पादन होता है हम लोग का मेघालय में। किसमें? धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? धान का हम लोग का कितना? 9 करोड़ टन। कितना करोड़ टन? 1 टन में 1000 किलो होता है, यानी 100 कुंटल, सॉरी 10,000 किलो है ना। 100 कुंटल का 1 टन, 100 कुंटल का, और 1 कुंटल में 100 किलो। समझ में आ गया? तो इस हिसाब से 10,000 किलो बराबर 1 टन। तो यहाँ पर करोड़ है, करोड़ है। अब सोच लो करोड़ में कितने होगा। देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? प्रति हेक्टेयर लगभग 1990 किलोग्राम, यानी 1 किलो 900, मतलब 1990 किलोग्राम। समझ में आ गया? प्रति हेक्टेयर में। कितना हेक्टेयर में? 1 हेक्टेयर में। समझ में आ गया? 1 हेक्टेयर में हम लोग का लगभग 2.5 बीघा होता है, और 1 बीघा में लगभग 20 कट्ठा होता है, और 20 कट्ठा में बात किया जाए तो 20 धुर होता है, 20 धुर में बात किया जाए तो 20 गो धुरकी होता है, 20 धुरकी का बात किया जाए तो 20 फुरकी होता है, 20 फुरकी का अगर बात किया जाए तो 20 करी होता है। समझ में आ गया? हाँ, अब 1 करी 2 करी बाद में करना। धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? तो इतना होना चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर। गेहूं की वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? गेहूं का हम लोग का 7 करोड़ टन से ऊपर, उसमें 9 करोड़ टन से ऊपर। समझ में आ गया? देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितना है? कितना लाख गांठ है? 185 लाख गांठ, और 1 गांठ में 170 किलो होता है। 1 गांठ में, यहाँ पर 185 लाख गांठ है, तब कितना किलो होगा? सोच लो। देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है? सर्वाधिक कितना है? इसका होगा 2800, उसका था 1990। चावल 1990 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, इसमें हम लोग का होगा कितना? 2800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? गेहूं का, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका भी आंसर क्या होगा हम लोग का? 2750, यहाँ पे 2800, यानी लगभग अप्रोक्स 50 का हो रहा है। दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया, दोनों में अलग अलग ऑप्शन, दोनों में अलग अलग ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कॉफी के पौधे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? हाइट कितना होना चाहिए? 3 से 6 मीटर। कितना? 3 से 6 मीटर। आदमी का ऊंचाई औसतन होता है 5.5 फीट, 5.5 फीट। 5.5 फीट का ऊंचाई हो जाता है लगभग 2.5 से 3 मीटर। 2.5 से 6 फीट के आदमी होता है,
6 फीट के आदमी का हाइट होगा 3 मीटर, और यहाँ पर पौधा का ऊंचाई क्या है 3 से 6 मीटर, यानी 2 मर्दबा के बराबर एगो पेड़, 2 मर्दबा के बराबर एगो पेड़। समझ में आ गया? हल्ला गुल्ला ना करे, शांति से सुने। पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? शुष्क कृषि। शुष्क माने गर्मी, यहाँ औसत आर्द्रता ज्यादा है, नमी नहीं है। समझ में आ गया? कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? काली। क्या हुआ? और जो ज्यादा काला दिखता है वो सबसे ज्यादा अंदर से गोरा होता है। अंदर से क्या होता है? जो बाहर से गोरा होता है अंदर से काला होता है, इसलिए काला दिखना है, गोरा दिखना। ये लड़कों लोग के लिए लागू नहीं, केवल और केवल लड़कियों के लिए। जो ज्यादा सुंदर होती है वो ज्यादा क्या होती है? ऐसे नहीं बोले जी, मंगनी में सोच लो, बगले में बैठल है, बाहर निकलेगा चप्पल देगा। चलो नेक्स्ट। गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। 21 से 27 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? गोरखपुर और देखो, क्यूबा पूरे विश्व का एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? यानी विश्व का चीनी का टोकरी किसको कहा जाता है? क्यूबा। सबसे ज्यादा धान का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। तो इसी तरह भारत में गोरखपुर और देवरिया का इलाका ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा चीनी होता है। चीनी माने क्या? गन्ना। चीनी माने क्या? गन्ना। और गन्ना के मामले में सबसे ज्यादा हम लोग का गोरखपुर और देवरिया। गोरखपुर का सांसद अभी रवि किशन है, इससे पहले योगी आदित्यनाथ हुआ करते थे। याद करने का तरीका है एक दूसरे से लिंक कर देना। चीनी किस्म की चाय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बोही। क्या कहा जाता है? बोही। रोबस्टा, अरेबिका और असामिका, ये सब क्या है? ये तीनों का तीनों है कॉफी का, बोही है हम लोग का चीनी का। समझ में आ गया? चाय का। निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? किसको? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग टी सबसे ज्यादा फेमस है। सबसे ज्यादा क्या हुआ? सबसे ज्यादा फेमस है हम लोग का दार्जिलिंग का चाय। किसका चाय? दार्जिलिंग का चाय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेशम कीड़ा को हम लोग कौन सा पालन करते हैं? रेशम कल्चर। कौन कल्चर? रेशम के कीड़ा को पालते हैं, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर बाद में बोलना भाई, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? रेशम कल्चर। कौन कल्चर? क्या कहते हैं? रेशम कल्चर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। वही तो कह रहे हैं। क्या कहते हैं? रेशम कीड़ा के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि कीड़ा को चुना जाता है, कीड़ा को लाया जाता है, पत्ता उसको खिलाया जाता है, वो पत्ता खाते जाता है, खा के फट के मतलब मोटाया जाता है। अंतिम में कहता अब नहीं होगा, आप क्या करेंगे? अपना चारों ओर बनाएंगे घर। क्या बनाएंगे? खा जाता है तो अपना चारों ओर घर बनाता है। क्या बनाता है? और जब घर बन जाता है, अगर उसको उससे ना अलग किया जाए तो एक सुंदर तितली बनता है। सुंदर क्या बनता है? अगर उसको बिच्चे में जब वो अपना चारों ओर लपेट लिया जाए तो उसको उखाड़ लिया जाता है, गर्म पानी, खौलता पानी में उस पिलुआ को डाल दिया जाता है, और डालने के बाद वो अंदर में पिलुआ खौलते पानी के कारण मर जाता है। और मरने के बाद ऊपर में उसको कट लगाता है, उसको से कीड़ा निकाल के बाहर फेंक देता है। उससे जो रुई कीड़ा का जो निकला है खोल, उसको फिर साफ करके फिर उसको प्रोसेस करके फिर जाके उससे धागा बनाया जाता है। फिर उससे बनता है हम लोग का कपड़ा। और भागलपुर में भागलपुरी सिल्क जो है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है, और भागलपुरी सिल्क को जीआई टैग मिला है। समझ में आ गया? बिहार में। तो रेशम कीड़े का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? झूम। कर्तन माने काटना, दहन माने आग लगाकर, यानी वैसा कृषि जिसमें एक जगह को काट कर साफ किया जाता है, आग लगाकर जला देने के बाद फिर वहां पर जो कृषि होता है उसको कर्तन दहन करते हैं। वाणिज्यिक निर्वाह कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि या झूम। झूम कृषि उसी का एक उदाहरण। क्यों? क्योंकि झूम कृषि एक जगह से दूसरा जगह जाता। जब एक जगह से दूसरा जगह जाता है तब क्या होगा? हम लोगों का एक जगह का इलाका साफ करेंगे, फिर वहाँ कृषि करेंगे, फिर जंगल झाड़ उन्हें दे देंगे, फिर दूसरा जगह साफ करेंगे, फिर वहाँ कृषि। तो इस तरह से कृषि हम लोगों का होते रहता है।
भारत की अर्थव्यवस्था को माया कौन आधार क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कृषि। मुख्य आधार क्या है? यहाँ पे होता है मुख्य आधार क्या हम लोग का? कृषि। भारत का अभी के समय में सेवा क्षेत्र बढ़ चुका है, कृषि क्षेत्र घट चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग अभी भी डिपेंडेंट है अगर किसी पर, तो वह है क्या चीज पर? कृषि पर। किस पे? भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है? जीवन निर्वाह की, यानी चावल दाल यहाँ ज्यादा उपजाया जाता है। इस तरह से हमारा आज के क्लास में जो हम लोगों का था कृषि से जुड़े जितने भी ऑब्जेक्टिव, वह सारा का सारा हम लोग का क्या हो गया? खत्म। क्या हो गया? तो अब तुम लोगों के मन में बाय चांस अगर कोई प्रश्न है तो तुम लोग पूछ सकते हो, 2 मिनट के लिए है। अगर कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अगर कोई दिक्कत नहीं है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नए वीडियो के साथ और नए क्वेश्चन के सेट के साथ। क्या तुम लोग के मन में कोई प्रश्न नहीं है? इसमें कोई ऐसा वर्ड यूज हुआ हो जो तुम लोग को नहीं समझ में आया हो? नहीं है? कोई नोट में दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है, ये सारा तुम लोग को पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा संस्था के द्वारा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सबको मेरे तरफ से राम राम।